कि दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच के बीच ये बड़ी खबर मिल रही है कि एफएसएल की टीम को धमाके वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। 2 तरह के सैंपल भी बरामद किए गए, जिनमें से एक अमोनियम नाइट्रेट जैसा है। फिलहाल एफएसएल की टीम लैब में सैंपल्स की जांच करने में जुटी हुई है। देखिए, दिल्ली में बम धमाके की शुरुआत जांच में आज बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में यह पता चला है कि लाल किले के पास हुआ धमाका कोई आत्मघाती हमला नहीं था। हमला करने वाले संदिग्ध ने घबराहट में गाड़ी के अंदर विस्फोट किया। किस्मत अच्छी थी कि जिस बम को फोड़ा गया वो अधूरा ही बना हुआ था, इसीलिए वो अपनी क्षमता से कम ही नुकसान कर पाया। धमाके के बाद कोई गड्ढा नहीं बना, ना ही कोई छर्रा या फिर दूसरा सामान वहां से मिला है। माना यह जा रहा है कि दिल्ली, एनसीआर और कश्मीर में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त होने के बाद हमलावर घबरा गया था। उसने दबाव के चलते जल्दबाजी में धमाका करने का प्लान तैयार किया और वो लाल किले पहुंच गया। हमलावर ने आत्मघाती हमले के पैटर्न को फॉलो नहीं किया, ना ही उसने किसी गाड़ी को टक्कर मारी और ना ही टारगेट सेट किया। बस उसने सिग्नल के पास जाकर बिना सोचे समझे ब्लास्ट कर दिया। यह जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। तो देखिए, दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट का जो सच पूरा देश जानना चाहता है, वो सच निकलकर अब सामने आ रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर ही इस पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड था। वो डॉक्टर उमर ही था जिसने महीनों तक दिल्ली को दहलाने की साजिश रची और फिर 10 नवंबर को उसे अंजाम दे डाला। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो कार उमर ही चला रहा था। उमर ही i-20 कार में विस्फोटक लेकर दिल्ली आया था। वो कार में तो अकेला था, लेकिन उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर आतंकी हमले की योजना बनाई थी। खबर है कि फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल के खिलाफ हुई ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से उमर घबराया हुआ था। उमर को पकड़े जाने का डर सताने लगा था और दहशत में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कार में डेटोनेटर लगाया और धमाके को अंजाम दिया। खबर तो यहाँ तक है कि इस धमाके में उमर भी मारा गया। हालांकि जांच होना अभी बाकी है। देखिए, ब्लास्ट के बाद घटना वाली जगह से एक डेड बॉडी मिली है, जो आतंकी उमर की बताई जा रही है। हालांकि जो शव है वो बुरी तरीके से जल चुका है, इसीलिए शव की पहचान करना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब डीएनए टेस्ट ही एकमात्र सटीक टेस्ट है जिससे शव की पहचान की जा सकती है। डीएनए मिलान ही अब उमर के शव के शिनाख्त का एकमात्र रास्ता बचा है। इसलिए जांच एजेंसियां अब शव का उमर के परिवार वालों से डीएनए मिलान करेगी। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर के पिता गुलाम नबी भट्ट को हिरासत में ले लिया है, जो पूर्व स्वर्ण पदक विजेता शिक्षक रहे हैं। हिरासत में लिए जाने का संभावित कारण भी डीएनए टेस्ट ही बताया जा रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर के 2 भाइयों और मां को भी हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ जारी है। उमर के परिवार वालों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए एक और डॉक्टर सज्जाद अहमद को हिरासत में ले लिया है, जो उमर का दोस्त है और सबसे बड़ी बात, फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल में एक सर्जन है। नई दिल्ली से 43 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने और मरीजों का इलाज करने वाला डॉक्टर मुजम्मिल विस्फोटक जमा कर रहा था। वहीं की एक डॉक्टर उसकी मदद भी कर रही थी। वहां के मालिक पर धोखाधड़ी के आरोप हैं और अब उसी यूनिवर्सिटी के 52 से ज्यादा लोग पुलिस के रडार पर आ गए हैं। धमाके का लिंक इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद पुलिस ने यहां कई बार दबिश दी। विस्फोटक जमा करने वाला मुजम्मिल यहां के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर था। वो किसी के पास बैठता नहीं था, गांव में किसी से मुलाकात नहीं थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की इमरजेंसी में रहता था। वहाँ पे एज ए डॉक्टर था वो। उसके साथ काम करने वाले 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। उनमें से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, वहां के डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को पकड़ा। यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मुजम्मिल, उसका साथ देने वाली डॉक्टर शाहीन के बाद उसी यूनिवर्सिटी के कंपाउंडर को जम्मू कश्मीर से पकड़ा गया। हैरत की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में ऊपर से लेकर नीचे तक सब पर संगीन आरोप है। उसका मालिक चिट फंड मामले में गिरफ्तार हो चुका है। आरोप है कि उसने लोगों के 7 करोड़ रुपए हड़पे हैं। देखिए, अब तक हुई जांच से तो यही निकलकर सामने आ रहा है कि दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी उमर कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं था। अगर सीधे सपाट शब्दों में कहें तो उमर आतंकियों का हेडमास्टर था। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर फरीदाबाद के अस्पताल में साथ काम करते थे, साथ रहते थे। जानकारी के मुताबिक इन लोगों ने 2 जगह कमरे किराए पर लिए थे। 15 नंबर कमरे में डॉक्टर उमर मोहम्मद और मुजम्मिल रहता था।
और इसी कमरे से बम बनाने का सामान मिला। वहीं दूसरा कमरा इन्होंने फतेहपुर टागा गांव में किराए पर ले रखा था, जहां ये अमोनियम नाइट्रेट जमा करते थे। टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ की। देखिए, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आतंकी हमले की साजिश का दायरा भी उसी तरह से बढ़ रहा है। जांच में निकलकर यह भी सामने आया है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में हुए धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि सोमवार को ही पुलिस को फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक मिला था, जिसका इस्तेमाल बम बनाने में किया जाता है। इसके अलावा धमाके में इस्तेमाल की गई i-20 कार भी हरियाणा की थी। वहीं बीते रोज फरीदाबाद से आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में हुई 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमले की साजिश नई नहीं थी, बल्कि लंबे समय से फरीदाबाद में आतंकी हमले की प्लानिंग चल रही थी। देखिए, दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद पूरे देश में इस वक्त हाई अलर्ट है। देश के बड़े शहरों के साथ साथ देश के अहम और संवेदनशील शहरों में भी पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर निगरानी है, फिर चाहे दिल्ली से सटा गाजियाबाद हो या फिर राजस्थान का शहर बीकानेर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और डोडा हो या यूपी का बरेली, पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया ताकि किसी भी तरह की दहशत भरी साजिश को नाकाम किया जा सके। और इसीलिए जगह जगह निगरानी रखी जा रही है, हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, हर आने जाने वाले पर सुरक्षा एजेंसियों की इस वक्त खास नजर बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से जो कुछ हुआ उसके बाद अब इसे किसी भी तरीके से रोका जाए और इसके तार क्योंकि कहीं तक भी जुड़ सकते हैं। तो आप इन 6 तस्वीरों के जरिए समझिए कि इस वक्त सुरक्षा कितनी चाक चौबंद अलग अलग शहरों में की गई है। जो मुख्य शहर हैं, जो मुख्य जगह हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर इस वक्त हाई अलर्ट देश भर में घोषित किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम कड़ी वो कार जिसमें ब्लास्ट हुआ। वो कार कहां से खरीदी गई, किसे बेची गई, कैसे वो कार लाल किले तक पहुंच गई, इसी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस अभी भी माथापच्ची कर रही है। लेकिन अभी तक की जांच में तार पुलवामा तक पहुंच चुके हैं, जहां से नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि धमाका कार में हुआ, इसलिए जांच भी कार से शुरू हुई, तो कई चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। सबसे पहले कार का ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सामने आया। इससे आरसी से पता लगा कि कार गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरसी में कार का पता गुरुग्राम के शांति नगर का है, इसलिए पुलिस सलमान को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई, लेकिन सलमान नहीं मिला। 2016 से 2020 तक रहा था 4 साल, अब यहाँ पे नहीं रहता। पुलिस सलमान को ढूंढते हुए नए पते पर पहुंची तो नया खुलासा हुआ। सलमान घर पर सोता हुआ मिला। उसने बताया कि कार फरीदाबाद की एक एजेंसी को बेच दी थी। इसी बीच ये भी खुलासा हुआ कि 2 महीने पहले 20 सितंबर को यही i-20 कार फरीदाबाद में अवैध पार्किंग में खड़ी थी, जिसके बाद कार का चालान भी किया गया था। जांच और आगे बढ़ी तो कार का कनेक्शन जम्मू कश्मीर से जुड़ने लगा। दिल्ली पुलिस की जांच में जम्मू कश्मीर से 2 नाम सामने आए, पहला तारिक का और दूसरा उमर मोहम्मद का। जांच में यह भी सामने आया कि ये कार तारिक नाम के शख्स को बेची गई थी। जांच आगे बढ़ी तो कार की ट्रांसफर प्रक्रिया में भी कई गड़बड़ियां मिली। पता चला कि कार को फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कई बार खरीदा बेचा गया, जिससे जांच और मुश्किल हो गई। पूछताछ में पता चला कि विस्फोटक कार कई लोगों के हाथों से होकर गुजरी है। पुलिस ने अब UAPA के तहत केस दर्ज कर लिया है और पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि हरियाणा के नंबर वाली कार अभी कौन इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में पुलवामा से आमिर और उमर नाम के 2 भाइयों को भी हिरासत में लिया है, जिन पर जांच एजेंसियों को दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने का शक है। मतलब ये काम कर रहा है प्लम्बर का, हमें नहीं लगता है ये इसने किया। हेलो। देखिए, इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार का ब्लास्ट से 12 दिन पहले का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। ये वीडियो 29 अक्टूबर का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कार एक पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि कार का प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था, जिसके बाद 29 अक्टूबर को इस i-20 कार का नया प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाया गया था। उस वक्त इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि इनमें से एक तारिक था।
तारिक के नाम पर ही डॉक्टर उमर ने कार खरीदी थी। हालांकि जांच एजेंसी हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। और इस बीच दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान पुलिस को उस कार का रूट मैप मिल गया जिसमें कल धमाका हुआ था। धमाके से पहले ये कार 11 घंटों तक राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चक्कर लगाती रही। ये कार फरीदाबाद से लाल किले की तरफ निकली और दिल्ली के अलग अलग रास्तों से होकर गुजरी। राजधानी में कई जगहों पर सीसीटीवी में ये कार दिखाई दी। ये कार कल सुबह 7:30 बजे सबसे पहले फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर दिखी। इसके बाद ये कार सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हुई और सुबह 8:20 पर ओखला के पास एक पेट्रोल पंप पर नजर आई। कई जगहों से गुजरने के बाद ये कार दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास बनी पार्किंग में दाखिल हुई। करीब 3 घंटे बाद शाम 6:22 पर ये कार पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ बढ़ी और 30 मिनट बाद यानी शाम 6:52 पर इसी कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भयानक था कि आसपास खड़े कई वाहनों के भी परखच्चे उड़ गए। देखिए, दिल्ली धमाके को लेकर अब तक हुई जांच में कई थ्योरी सामने निकल कर आई। जम्मू कश्मीर फरीदाबाद में मिले विस्फोटक का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है। तो वहीं ये बातें हो रही हैं कि क्या जहां पर ब्लास्ट हुआ वो असली टारगेट नहीं था। सवाल है कि असली टारगेट क्या था। पहली थ्योरी के मुताबिक I-20 चलाने वाला उमर दिल्ली के किसी दूसरे हिस्से को निशाना बनाने निकला था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उमर ने दिल्ली के लाल किले के पास धमाका क्यों किया। तो इस सवाल का जवाब भी समझिए। सूत्रों के मुताबिक टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर फरीदाबाद में रेड और विस्फोटक बरामदगी के बाद घबरा गया था। उमर कार में विस्फोटक लेकर फरीदाबाद से दिल्ली भागा। दिल्ली में उसने सुनहरी बाग की मस्जिद में अपनी कार पार्क कर दी। 3 घंटे बाद मस्जिद की पार्किंग से निकला और लाल किले के मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। सूत्रों के मुताबिक उमर चांदनी चौक या किसी भीड़ वाले इलाके में जाना चाहता था, लेकिन गलती या हताश होकर लाल किले के पास विस्फोट से कार को उड़ा दिया। जांच एजेंसियों को आतंकियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी पहले ही हो गई थी, इसीलिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर थी और जांच के दौरान ही जम्मू कश्मीर में विस्फोटक बरामद किया गया और वहीं से फरीदाबाद का लिंक भी मिला। ब्लास्ट करने वाला उमर भी वहीं पर था। सुरक्षा एजेंसीज आतंकियों की तलाश में फरीदाबाद पहुंची और फरीदाबाद में एक गांव से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया। अगर इसमें जम्मू कश्मीर के विस्फोटक को जोड़ देंगे तो कुल 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था और फरीदाबाद से लखनऊ तक छापेमारी में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस और जांच एजेंसीज ने जब फरीदाबाद मॉड्यूल की पड़ताल की तो डॉक्टर उमर की कहानी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन के बाद डॉक्टर उमर दिल्ली की तरफ भागा। सोमवार सुबह 7 बजे उसकी कार फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के बाहर दिखी। उसी दिन सुबह 8:13 पर कार बदरपुर टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हुई। दोपहर 3:19 पर कार लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में दाखिल हुई। शाम 6:22 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ बढ़ गई और सिर्फ 30 मिनट बाद यानी शाम 6:52 पर चलते चलते कार में जोरदार धमाका हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि डॉक्टर उमर ने सुबह 8 बजे के बाद या दोपहर 3 बजे के बीच कार में धमाका क्यों नहीं किया, क्यों शाम होने का इंतजार किया गया। तो एक थ्योरी ये कहती है कि डॉक्टर उमर ने शाम होने का इंतजार इसीलिए किया क्योंकि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास काफी भीड़ होती है, लोग ऑफिस से लौटते हैं और बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग करने जाते हैं। शायद यही वजह है जिसने आनन फानन में तय टारगेट से पहले ही कार में विस्फोट कर दिया। एक थ्योरी ये भी कहती है कि जब डॉक्टर उमर के करीबी पकड़ लिए गए तो उसने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विस्फोटकों का कुछ हिस्सा दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता ना मिलती देख कार को उड़ाने का फैसला किया होगा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यूपी में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई। यूपी एटीएस ने लखनऊ में छापेमारी की क्योंकि संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल की महिला मित्र शाहीन लखनऊ की रहने वाली है। यूपी एटीएस की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लखनऊ के मड़ियाओं पहुंची और IIM रोड के मुत्तकीपुर स्थित इस घर में छापेमारी की। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद लखनऊ में ये बड़ी दबिश थी क्योंकि 10 नवंबर को गिरफ्तार हुई शाहीन का फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन सामने आया था। ये घर परवेज नाम के व्यक्ति का है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल से परवेज के रिश्ते हैं। डॉक्टर परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। काफी देर तक छापेमारी के बाद जांच टीम लौट गई। इस घर से जांच एजेंसियों को क्या मिला उसकी जानकारी नहीं दी गई है।
फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों में एक महिला भी है जिसका नाम डॉक्टर शाहीन है। उसे 10 नवंबर को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो लखनऊ की रहने वाली है। फरीदाबाद में शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस उसके लखनऊ स्थित घर पहुंची। पुलिस और एटीएस की टीम को देखकर बड़ी संख्या में लोग गली में जमा हो गए। डॉक्टर शाहीन का परिवार लखनऊ में डालीगंज के 121 नंबर मकान में रहता है। घर की छानबीन करने के बाद यूपी एटीएस ने शाहीन के पिता से पूछताछ की। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। हमें यकीनी पहले भाई यकीनी जब नहीं हो रहा हमको है कि मेरी बेटी ऐसी होगी। पिता ने बताया कि शाहीन 3 भाई बहन हैं। बड़ा बेटा पिता के साथ रहता है और दूसरे नंबर की शाहीन ने मेडिकल की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद वो फरीदाबाद में नौकरी करने चली गई। शाहीन का छोटा भाई परवेज है, जिसके घर पर सुबह के वक्त यूपी एटीएस ने छापेमारी की थी। डॉक्टर शाहीन कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थी। लोक सेवा आयोग से उसका चयन हुआ था, जिसके बाद 2009 से 2010 तक कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रही। फिर 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर से अचानक गैर हाजिर हो गई। इस बारे में जब कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। देखिए, सवाल है कि ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों ने क्या क्या किया और आगे क्या करने वाली हैं, किस तरह से इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई हैं। और शुरुआत में इसके लिए NIA, IB, इसके साथ ही FSL की टीम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली स्पेशल सेल और इसके अलावा दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी लगातार जांच में जुटी हुई है। देखिए, बाद में इस पूरे मामले की जो जांच है वो अब NIA को सौंप दी गई है। एक और जांच एजेंसी NIA, NSG और फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटाकर ब्लास्ट की प्रकृति को समझने में जुटी है, तो दूसरी ओर आतंकी साजिश के एंगल को भी खंगाल रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो FIR दर्ज की है उसमें UAPA की धारा 16 और 18 लगाई गई है। ये धाराएं सीधे तौर पर आतंकवाद और उसकी सजा से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है। इससे साफ है कि जांच एजेंसियां कोई कोताही बरतने वाली नहीं है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धमाके के बाद से ही अधिकारियों से न सिर्फ अपडेट ले रहे हैं, बल्कि 10 नवंबर की देर रात अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हाल जाना और अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर जाकर मौके का मुआयना भी किया। जिस कार में ब्लास्ट हुआ, जांच एजेंसीज को उसका CCTV फुटेज मिल गया है, जिसके आधार पर अब सुरक्षा एजेंसियां आतंकी कनेक्शन की पड़ताल में जुट गई। ये वही कार है जिसमें 10 नवंबर को शाम 6:52 पर ब्लास्ट हुआ। लाल किले के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीरे चल रही I-20 कार रुकी और इसी कार में अचानक धमाका हो गया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हरियाणा नंबर की I-20 कार उमर चला रहा था, यानी पार्किंग की CCTV में जो शख्स नजर आ रहा है वो उमर ही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आने के बाद उमर को ये पता चल गया था कि एजेंसियां उसे तलाश रही हैं, इसलिए वो बचकर भाग रहा था। उमर करीब 3 घंटे तक लाल किले के पास पार्किंग में रहा और उसके बाद बाहर निकल गया। अब जांच एजेंसियां ये पता करने में जुटी हैं कि वो लाल किले पर क्या करने आया था, क्या वो यहाँ किसी से मिला था। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एजेंसी तलाश रही है। CCTV फुटेज सामने आने के बाद जांच एजेंसीज 5 बिंदुओं पर अब जांच कर रही हैं। इनमें पहला, आतंकी साजिश की जांच हो रही है। दूसरा, कार का पुलवामा कनेक्शन खंगाला जा रहा है। तीसरा, हरियाणा नंबर की कार उमर तक आखिर कैसे पहुंची, इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। चौथा, गाड़ी की संदिग्ध गतिविधियां क्या क्या रही, ये भी देखा जा रहा है। और पांचवा, कार का फरीदाबाद कनेक्शन आखिर क्या है, इन सभी पर फिलहाल जांच है। कई कड़ियों को जोड़ते हुए जांच एजेंसियों ने ब्लास्ट के पीछे 4 बड़े किरदारों का खुलासा किया है। साजिश में 4 डॉक्टरों के शामिल होने की आशंका जताई गई है। बताया जा रहा है कि धमाके वाली कार में 4 को देखा गया था। डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर मुजम्मिल की महिला दोस्त डॉक्टर शाहीन को धमाके का सूत्रधार माना जा रहा है। CCTV में कैद डॉक्टर उमर को छोड़कर बाकी तीनों पहले से जांच एजेंसियों के शिकंजे में थे। CCTV फुटेज में दिख रहा ये उमर ही पकड़ में नहीं आया था। जांच एजेंसीज ने जब चारों किरदारों की जांच की हो तो हैरान करने वाली जानकारियां निकलकर सामने आने लगी। देखिए, चारों भले ही डॉक्टर थे, लेकिन इनके इरादे नापाक थे। सबसे पहले कार चलाने वाले पहले किरदार की हिस्ट्री आप देखिए। नाम डॉक्टर उमरुल नबी डार, पुलवामा का रहने वाला, लेकिन फरीदाबाद में इसका ठिकाना था। उमर ने तारिक के नाम पर धमाके वाली कार खरीदी थी।
कार में हुए धमाके के बाद से उमर की कोई जानकारी नहीं लग पा रही। जांच एजेंसीज ने मां का डीएनए सैंपल अस्पताल में दिया है। डीएनए सैंपल से अब यह पता लगाया जाएगा कि धमाके में उसकी मौत हुई है या फिर नहीं। दूसरा किरदार डॉक्टर आदिल अहमद का है। कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला आदिल सहारनपुर में डॉक्टर था। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज वाले लॉकर से AK-47 मिली थी। डॉक्टर आदिल 4 साल पहले ही मेडिकल कॉलेज छोड़कर आया था। अब तीसरा किरदार, जिसका नाम डॉक्टर मुजम्मिल शकील है, पुलवामा का रहने वाला है, लेकिन फरीदाबाद में यह काम करता था। आदिल से पूछताछ में मुजम्मिल की साजिश का खुलासा हुआ। किराए के घर से IED बनाने वाली सामग्री बरामद हुई। हथियारों का जखीरा और ज्वलनशील पदार्थ भी वहां से मिला है। फिलहाल मुजम्मिल का भाई पुलिस हिरासत में है और इस मामले का जो चौथा किरदार है उसका नाम है डॉक्टर शाहीन, जो लखनऊ के लालबाग की रहने वाली हैं। शाहीन लगातार डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थी। मुजम्मिल के पास से मिली गाड़ी इसी की बताई जा रही है। शाहीन की गाड़ी में जांच एजेंसीज को हथियार भी मिले थे। मुजम्मिल के बाद जांच एजेंसीज ने डॉक्टर शाहीन को पकड़ा था। दिल्ली में कार ब्लास्ट कई परिवारों की आंखें नम कर गया। यूपी के अमरोहा के 2 परिवार भी इस गम में डूब गए हैं, क्योंकि दिल्ली की इस वारदात ने दोनों परिवारों से उनके चश्मो चिराग छीन लिए हैं। धमाका भले ही दिल्ली में हुआ हो, लेकिन वो ब्लास्ट अमरोहा के 2 परिवारों का कलेजा छलनी कर गया। बेबसी, ये करुण क्रंदन किसी पत्थर दिल का भी कलेजा फाड़ दे। रोते बिलखती आंखें लोकेश के जाने के गम में बिलख रही है। यहाँ हर आंख नम है, हर कोई दिलासा दे रहा है, समझा रहा है, लेकिन दर्द ऐसा है जो कम नहीं हो रहा। हसनपुर रेहरा अड्डे के रहने वाले लोकेश दिल्ली में बीमार रिश्तेदार को देखने गए थे। वहां उन्होंने अमरोहा में मंगलौरा के रहने वाले अशोक कुमार को मिलने के लिए लाल किला मेट्रो स्टेशन बुलाया था। दोनों की मुलाकात भी हुई, लेकिन ठीक उसी समय ब्लास्ट हो गया और दोनों दोस्त वहीं बेजान हो गए। अशोक कुमार DTC में कंडक्टर थे। उनका परिवार फिलहाल दिल्ली में ही साथ में था। सोचिए दिल्ली में परिवार का क्या हाल होगा जब अमरोहा में उनके गांव में उनके जानने से लोग सन्न है। गांव में मातम पसरा है। दुख का समय तो है, बहुत दुखद घटना। लाल किले पर धमाके में जिन्होंने भी अपनों को खोया है, उन परिवारों को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा कि उनके अपने अब उनके बीच नहीं है। विस्फोट इतना तगड़ा था कि गाड़ी के साथ आसपास मौजूद खड़ी गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए, जबकि इसकी चपेट में आने वाले इंसानों के चीथड़े जगह जगह बिखर गए। मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक ये दिल दहला देने वाला मंजर था। भागो, भागो। साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। यहाँ पे मैम चीचड़े पड़े थे और एम्बुलेंस आधे 1 घंटे बाद आई थी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए जोरदार विस्फोट ने इलाके में दहशत फैला दी। घटना स्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने उस भयावह पल को याद करते हुए बताया कि धमाका कितना शक्तिशाली था। गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। ब्लास्ट बहुत तेज हुआ कि लोगों के कान सुन्न पड़ गए। कुछ देर तक तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ। धमाके की वजह से आसपास की इमारतें भी हिल गई। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। धमाके के बाद न सिर्फ घटना स्थल पर बल्कि आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल था, क्योंकि धमाके की जोरदार आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। वहां हालात ये थे कि आसपास स्थित दुकानों से लोग भाग खड़े हुए। कई लोग भागे भागे घटना स्थल पर पहुंचे। जहां का मंजर देख लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि वहां चारों तरफ शव के टुकड़े पड़े हुए थे। हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर गौरी शंकर मंदिर है। धमाके की वजह से खिड़कियों के शीशे टूट गए। इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि लोगों के चिड़े उड़ गए। मानव अंग मंदिर के आगे गिरे हुए मिले और मंदिर के शीशे चटक गए। जिन लोगों ने उस मंजर को देखा वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। 45 मिनट तक किसी को यही नहीं पता हुआ क्या है। ये सामने
एक सिर की बॉडी उड़ के आई यहाँ पर, यहाँ गिरी। धमाके के कुछ ही देर में पूरा चांदनी चौक बाजार खाली हो गया। पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस के सायरन बजने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर छानबीन शुरू कर दी। दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। और घायलों में गाजियाबाद के मोहम्मद दाऊद भी शामिल रहे, जो अब खतरे से बाहर हैं। मोहम्मद दाऊद बाइक से जा रहे थे, तभी वहां धमाका हुआ। अपनी बाइक पे था मैं, एकदम से ब्लास्ट हुआ और कई सारी गाड़ियां का छींटे उड़ गए वहाँ पे, और फिर पब्लिक भागने लगी। जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उस समय शामली के 2 युवक अमन और नौमान भी वहां मौजूद थे। इस धमाके की चपेट में आकर जहां नौमान की मौत हो गई, वहीं अमन की हालत गंभीर बनी हुई है। ये दोनों कॉस्मेटिक की दुकान के लिए सामान खरीदने दिल्ली आए हुए थे, लेकिन वो भी धमाके की चपेट में आ गए। इसकी जानकारी मिलते ही उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा वो भी देश को गौर से सुनना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह पीएम ने बदला लेने का आश्वासन दिया था, ठीक उसी तरह दिल्ली के धमाके के बाद भी पीएम ने कहा कि वो इस षड्यंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं। भूटान यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने बताया कि वो रात भर ब्लास्ट की जांच की अपडेट लेते रहे। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ संपर्क में था। प्रधानमंत्री ने देश के खिलाफ साजिश रचने वालों की जड़ पर अटैक करने का भरोसा दिया। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। पीएम ने साफ कर दिया कि धमाके में शामिल लोगों को एजेंसीज छोड़ेंगी नहीं। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लोगों का दुख समझते हैं, देश धैर्य रखे, सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री के न्याय के भरोसे पर विपक्ष को भरोसा नहीं। विपक्ष इस पर सवाल पूछ रहा है कि देश की राजधानी में इतना बड़ा धमाका आखिर कैसे हो गया? कैसे विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी लाल किले के पास पहुंच गई? कैसे कोई सुसाइड बॉम्बर जैसा हमला हो गया और कैसे इंटेलिजेंस सिस्टम इस हमले को रोक नहीं पाया? कल रात बेकसूरों की चीख निकलने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मिलना बताता है कि सरकार पूरी तरह से नाकामयाब दिख रही है। कुछ अंदेशा ही नहीं है कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने धमाके को इंटेलिजेंस का फेलियर बताया। इंटेलिजेंस बार बार क्यों प्रश्न लग जाता है? इंटेलिजेंस हमारा फेलियर क्यों होता है? विपक्ष के सवालों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने रिव्यू मीटिंग के बाद दोषियों को किसी भी हाल में ना छोड़ने का भरोसा दिया। तो दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में रहने वाली आम आदमी पार्टी ने हमले के बाद प्रधानमंत्री के भूटान दौरे पर तंज किया। कई जगह कहा था कि अगर देश पर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पे युद्ध हो रहा है, मगर प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे सुबह निकल गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा ही था कि पहले से हुए कमिटमेंट की वजह से उन्हें आना पड़ा। इधर रक्षा मंत्री ने जांच रिपोर्ट को जल्द सार्वजनिक करने की बात कही। The findings of the investigation will soon be made public. Those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. सरकार के आश्वासनों के बीच विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। और अब बात करेंगे बिहार की। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी दौर के मतदान के बाद अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं 14 नवंबर की तारीख पर, जब नतीजे आएंगे। लेकिन 14 नवंबर से पहले एबीपी न्यूज पर हम आपको कई बड़ी सर्वे एजेंसीज का एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं। आपको बताते हैं कि सर्वे एजेंसीज मेटराइज IANS के आंकड़े क्या कह रहे हैं। दोनों दौर के मतदान के बाद मेटराइज ने जो आंकड़े जारी किए, उनके मुताबिक बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार की वापसी होती दिख रही है। मेटराइज के एग्जिट पोल में एनडीए को 147 से 167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर एनडीए की बात की जाए तो बीजेपी को 65 से 73 सीटें, जेडीयू को 67 से 75 सीटें, एलजेपीआर को 7 से 9 सीटें, हम को 4 से 5 सीटें और आरएलएम को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह महागठबंधन की पार्टियों का अगर आंकड़ा देखें तो आरजेडी को 53 से 58 सीटें, कांग्रेस को 10 से 12 सीटें, लेफ्ट पार्टीज को 9 से 14 सीटें और वीआईपी को 1 से 4 सीट मिलने का अनुमान है।
आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और काउंटिंग के बाद इनमें बदलाव संभव है। बिहार में आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। वैसे तो चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को ही आएंगे, लेकिन इससे पहले अलग अलग सर्वे एजेंसीज ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के आंकड़े क्या कहते हैं, अब जरा ये भी देखिए। सर्वे एजेंसी चाणक्य स्ट्रैटेजीज के मुताबिक बिहार में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 130 से 38 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन को 100 से 108 मिल सकती है, जबकि अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। अगर एनडीए में शामिल दलों की बात करें तो बीजेपी को 70 से 75 सीट, जेडीयू को 52 से 57 सीट, एलजेपी-आर को 14 से 19 सीट, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं और आरएलएम को 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन की पार्टियों का आंकड़ा कुछ इस प्रकार है। आरजेडी को 75 से 80 सीट, कांग्रेस को 17 से 23 सीट, वीआईपी को 7 से 9 सीटें और लेफ्ट पार्टियों को 10 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि ये सर्वे एजेंसी चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। अब 14 नवंबर को तस्वीर साफ होगी। पोलस्ट्रैट के एग्जिट पोल में बिहार में फिर से मोदी नीतीश का फैक्टर काम करता दिख रहा है। पोलस्ट्रैट ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक बिहार में एक बार फिर एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। चुनाव पर नजर रखने वाली एजेंसी पोलस्ट्रैट के सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में एनडीए गठबंधन एक बार फिर बहुमत की तरफ बढ़ता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन को इस बार पिछड़ते हुए देखा जा रहा है। पोलस्ट्रैट के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 133 से 148 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 87 से 102 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी को 68 से 72 सीटें, जेडीयू को 55 से 60 सीटें, एलजेपी-आर को 9 से 12 सीटें, हम को 1 से 2 सीटें और आरएलएम को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह महागठबंधन की पार्टियों का आंकड़ा देखा जाए तो आरजेडी को 65 से 72, कांग्रेस को 9 से 13 सीटें, वीआईपी को 2 से 3 सीटें और लेफ्ट पार्टियों को 11 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। पोलस्ट्रैट के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 133 में से 148 सीटें मिलने का अनुमान है और ये आंकड़ा बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों से ऊपर है। ये सर्वे बता रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी पर अभी भी लोगों का भरोसा बना हुआ है। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और 14 नवंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो इन आंकड़ों में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। अधिकतर सर्वे एजेंसीज बिहार में एनडीए सरकार का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा भी सर्वे सामने आया जो बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखा रहा है। ये सर्वे जर्नो मिरर नाम की एजेंसी ने किया है, जिसका दावा है कि महागठबंधन 130 से 140 सीटें जीत सकता है, जबकि एनडीए को 100 से 110 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। अगर आंकड़े इस तरह के आते हैं तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। अब सटीक आंकड़े क्या होंगे ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 11 एजेंसीज का सर्वे हमारे पास आया और इन सभी सर्वे का अगर औसत निकाला जाए तो भी बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई ही दिखाई दे रही है। 2020 में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन 110 सीटों पर कामयाब हुआ था। और अब पोल और एग्जिट पोल बता रहा है कि बिहार के लोग सरकार बदलने के मूड में नहीं है, बल्कि एनडीए को ही बहुमत दे रहे हैं। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 131 से 157 सीटें मिलती हुई बताई गई हैं, जबकि महागठबंधन ज्यादा से ज्यादा 93 सीटें जीत सकता है। इसी तरह अन्य के खाते में 3 से 6 सीट जा सकती है, जिसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज और ओवैसी की एआईएमआईएम शामिल है। कुल मिलाकर पोल ऑफ पोल्स की कहानी ये है कि एनडीए बिहार में फिर से सरकार बना रही है और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग रहा है। इसके अलावा एक झटका प्रशांत किशोर को भी लग रहा है, जो बड़े बड़े दावे करते दिखाई दे रहे हैं। तो जहां एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बीजेपी बम है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ अटकलें हैं। असली पिक्चर तो 14 नवंबर को ही सामने आएगी। दिल्ली से सांसद और बिहार चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी का दावा है, एग्जैक्ट पोल अच्छा होगा। जो हम लोगों ने जमीन पे देखा है समर्थन एनडीए का, एग्जिट पोल भी उसी अनुरूप में दिख रहा है, मगर मुझे लगता है एग्जैक्ट इससे भी अच्छा हो सकता है। इधर आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी 18 नवंबर को शपथ लेने वाले हैं। जिस तरह सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी तरह से बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव जी की सरकार बननी तय है। 18 नवंबर को शपथ होना तय है।
कांग्रेस ने तो एग्जिट पोल को एक सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक तो नहीं होता है। एग्जिट पोल सिर्फ इतना है कि वो एक अनुमान बताता है, संकेत देता है कि क्या होने वाला है। अभी जो एग्जिट पोल आपका आया है उसको बिल्कुल सही मान लिया जाए, ये मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा। कुल मिलाकर पिक्चर 14 नवंबर को साफ हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।